नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी IQ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी एजेंसी की जो अक्सर सुर्खियों का विषय बनी रहती है। जी हाँ, आपने अक्सर अखबारों में पढ़ा होगा कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस पर्टिकुलर नेता को बुलाया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उस पर्टिकुलर बिजनेसमैन को बुलाया। सो आज हम बात करेंगे कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी, जिसे हिंदी में परिवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है, इसकी क्या क्या पावर्स हैं, कौन से ऐसे कानून हैं जिनसे इसे पावर्स मिलती हैं, कौन से ऐसे मैटर्स हैं जिनमें ये डील करती है, और इस एजेंसी का स्ट्रक्चर क्या है, इसका मैंडेट क्या है। सो वेलकम टू स्टडी IQ। माय नेम इज चांद कुबा। अगर आप मेरी वीडियोस की PPTs डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम के इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में एक बहुत ही अच्छी खबर है आप सब लोगों के लिए, खास करके वो लोग जो कि किसी भी जुडिशियल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी लॉ कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लैट हो या फिर DU हो या फिर किसी अन्य लीगल एग्जाम जैसे कि APO आदि की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक वकील भी हैं तो भी स्टडी IQ आपके लिए एक डेडिकेटेड चैनल लेकर आया है जिसका नाम है स्टडी IQ जुडिशरी। इस चैनल पर आपको सभी लॉ रिलेटेड वीडियोस मिलेंगी, साथ ही में लीगल अवेयरनेस से जुड़ी हुई वीडियोस मिलेंगी। इसका आप फायदा उठा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं ईडी की, यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। ईडी की जब हम वेबसाइट पर भी जाते हैं तो वहां पर भी उन्होंने स्पष्ट लिखा हुआ है दैट इट इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन मैंडेटेड विद इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज लॉज। सो देखिए, दो ऐसे मुद्दे हैं, दो ऐसे इश्यूज हैं जिनसे जुड़े हुए मुद्दों में या मैटर्स में ये इन्वेस्टिगेशन करते हैं। सबसे पहला है मनी लॉन्ड्रिंग एंड दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज लॉस। सो सबसे पहले तो ये इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है, एक सेंट्रल एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, यानी कि इन्वेस्टिगेशन करना इसका काम है। दो ऐसे मुद्दे हैं या दो ऐसे मैटर्स हैं जिनसे जुड़े हुए अगर मामले हैं तो यह वहां इन्वेस्टिगेशन करता है। पहला है मनी लॉन्ड्रिंग और दूसरा है फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड मैटर्स। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है, दरअसल जो ब्लैक मनी होती है उसे इलीगल चैनल्स जैसे कि हवाला आदि से विदेशों में भेजा जाता है, वहां उसके छोटे छोटे टुकड़े करके अलग अलग शेल कंपनीज में बांट दिया जाता है। फिर उन शेल कंपनीज के द्वारा इंडिया में इन्वेस्टमेंट के रूप में वो पैसे को वापस लाया जाता है। सो गया था ब्लैक मनी, वापस आता है व्हाइट मनी। एक ऐसा ऑफेंस है जिससे देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खतरा पहुंच सकता है। दूसरी बात की गई यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज की। फॉरेन एक्सचेंज यानी कि विदेशी मुद्रा की क्या कीमत है, आप इसका अंदाजा पाकिस्तान या श्रीलंका की हालत देखकर ही समझ सकते हैं। श्रीलंका जो कि फॉरेन एक्सचेंज पाने के चक्कर में कर्जे में डूब गया, और पाकिस्तान जिसके पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गई है और उसके पास इतना भी पैसा नहीं है। इनफैक्ट एक वीडियो वायरल हो रही थी जहां पर एक मंत्री कह रहे थे कि भाई चाय भी कम पिया करो, बिकॉज वो भी हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली नहीं है जिससे हम वो चाय भी पी सकें। तो बेसिकली है क्या, देखिए, हमारे पास जितना डॉलर होगा उतना ही हम बाहर से सामान खरीद पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे। हम तेल भी इंपोर्ट करते हैं, खाने पीने की वस्तुएं भी इंपोर्ट करते हैं, रॉ मटेरियल्स भी इंपोर्ट करते हैं। सो सारी चीजें डिपेंड करती हैं हमारी फॉरेन एक्सचेंज कितनी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है कि अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाए। सो ये दो मैटर से जुड़े हुए ऐसे जो मैटर्स हैं बेसिकली जिससे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ईडी के द्वारा। चलिए अब बात करते हैं ईडी की हिस्ट्री की, ईडी कैसे आया। शुरुआत में जब ये डिपार्टमेंट आया था तो इसका नाम एनफोर्समेंट यूनिट था और ये डिपार्टमेंट आया 1956 में अंडर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट ऑफ 1947। उस समय जब ये डिपार्टमेंट आया था तो इट वाज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट। ऑलराइट, सो ये यूनिट जब आई थी, एक छोटी सी यूनिट थी जिसमें एक डायरेक्टर थे, उसके बाद उनको असिस्ट करने के लिए डेपुटेशन से RBI से कुछ ऑफिसर आते थे, और उसके बाद 3 पुलिस इंस्पेक्टर इनको मिले हुए थे जो कि स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा इनको दिए गए थे। उस समय इस यूनिट की केवल 2 ही ब्रांचेस थी, यानी कि 1956 में जब ये यूनिट बनी थी तो इसकी वैसे हेडक्वार्टर्स दिल्ली में थे, लेकिन 2 ब्रांचेस बॉम्बे और कलकत्ता में भी बनाई गई थी। उसके बाद काफी सारे चेंजेस आए। 1957 में ही इसका नाम बदल के एनफोर्समेंट यूनिट से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। उसके बाद हम 1960 में देखते हैं कि इसकी जो पेरेंट एजेंसी थी, यानी कि इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट था, वो इकोनॉमिक अफेयर से बदलकर अब डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर इसको लाया गया।
उसके बाद 1999 में हम 1999 से भी पहले आप देखते हो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस एक्ट 1973 आया। पहले वाला था क्या 1947, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1973 आया। 1973 में जो ये फेरा एक्ट आता है, इसने ईडी को और ज्यादा पावर्स दी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1999 में फेरा को रिपील करके उसकी जगह पर एक नया कानून आया, दैट इज फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा ने जो ईडी है उसकी पावर्स को और बढ़ाया। उसके बाद हम देखते हैं कि 2002 में एक तीसरा कानून आता है जिसका नाम है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इस कानून ने ईडी की पावर्स को फर्दर एनहेंस किया। 2018 में एक और कानून आता है जिसका नाम था इकोनॉमिक ऑफेंडर्स, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018, और इसने इकोनॉमिक ईडी की पावर्स को और ज्यादा मजबूत किया। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट क्या है? बेसिकली हम सब जानते हैं कि कई सारे ऐसे बिजनेसमैन रहे हैं जो कि भारत में इकोनॉमिक ऑफेंसेस करके विदेशों में भाग जाते थे यहाँ पे अरेस्ट से बचने के लिए। सो ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए FEOA यानी कि फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट आया, तो उसमें भी ईडी को पावर ज्यादा दी गई। सो कुल मिलाकर आप देखते हो ये 5 ऐसे एक्ट हैं जिनसे ईडी डील करता है या जिनसे ईडी को पावर मिलती है। उसमें फेरा 1973 था, अब ये रिपील हो गया तो फेमा आया। फेमा के अंडर मेन पावर इसको मिली। फेमा के बाद आप देखते हैं PMLA आया 2002 में। जो PMLA था वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए लाया गया था। फेमा जो था वो फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए लाया गया था। फिर ये जो 2018 में फ्यूजिटिव ऑफेंडर्स एक्ट आया, उसके बाद एक और एक्ट है दैट इज कोफेपोसा एक्ट है, उसमें भी ये स्पॉन्सरिंग एजेंसी है। बट कुल मिलाकर 3 ऐसे मेन एक्ट हैं जिसमें ईडी जो है पावर जिससे गेन करती है। एक है फेमा, दूसरा है PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंड तीसरा है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। और अब हम इन्हीं 3 एक्ट्स को समझेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमें यह जान लेना चाहिए, एक बार बार सवाल ये उठता भी है कि भाई ये ईडी को बेसिकली बनाया किस एक्ट के तहत गया? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर किसी कानून के तहत इसे बनाया गया था? तो इसका जवाब है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। बेसिकली इसे लीगल रिकॉग्निशन मिलती है फेमा एक्ट में, जो कि 1999 का है। उसका सेक्शन 36 में ईडी को रिकॉग्निशन मिली, ईडी को यहां पर लीगली बनाया गया। उसके बाद हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की। देखिए, कॉम्पोजिशन में सबसे पहले आती है रिक्रूटमेंट, यानी कि ईडी के जो ऑफिसर्स हैं क्या उन्हें डायरेक्टली रिक्रूट किया जाता है या कहीं से लाया जाता है? तो इसमें दोनों तरीके से इसमें रिक्रूटमेंट होती है। आप इसमें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और इसमें डेपुटेशन पर भी लाए जाते हैं लोग। जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं जैसे कि कस्टम्स एंड एक्साइज हो गया और इनकम टैक्स हो गया, पुलिस हो गया, यहाँ से डेपुटेशन पर भी लाते हैं लोगों को और रिक्रूटमेंट डायरेक्ट भी की जाती है। ईडी के जो डायरेक्टर रहते हैं उन पर अक्सर सवाल बनता है कि उन्हें कैसे अपॉइंट किया जाता है, तो वो भी हमें जानना जरूरी है। ईडी के जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से अपॉइंट नहीं करती है, बेसिकली एक कमेटी बिठाई जाती है और उस कमेटी को चेयर करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इसके साथ साथ उस कमेटी में होते हैं विजिलेंस कमिश्नर्स, होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी DOPT एंड रेवेन्यू सेक्रेटरी। तो ये सभी मिलकर कमेटी का हिस्सा होते हैं। ये जिस नाम को रिकमेंड करते हैं उसे ईडी का डायरेक्टरेट बनाया जाता है। ये ईडी का स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं ईडी के, उसके बाद स्पेशल डायरेक्टर्स होते हैं यहाँ पर अलग अलग विंग्स के। आप देखिए हेडक्वार्टर्स ऑफिस, इंटेलिजेंस, HIU, एडजुडिकेशन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ये स्पेशल डायरेक्टर हो गए। उनके अंडर फिर ज्वाइंट डायरेक्टर्स आ जाते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से कुछ कुल मिला के आप ईडी का स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हम थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करते हैं फेमा के बारे में। जैसे कि मैंने अभी कहा, फॉरेन एक्सचेंज इज अ वेरी वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एनी कंट्री। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए फॉरेन एक्सचेंज जरूरी होता है। अब फेमा लाया गया सिविल, बेसिकली है क्या? फेमा कहता है जी एक सिविल लॉ है जो कि प्रमोट करता है किसको? एक्सटर्नल ट्रेड को और पेमेंट्स को। बट एट द सेम टाइम ये क्या करता है? यहां पर ईडी को पावर देता है टू कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन इनटू सस्पेक्टेड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लॉ एंड
adjudicate, impose penalties on those adjust to have contravened the law. So basically ये एक ऐसा कानून है जो कि ईडी को ये पावर देता है कि कोई भी व्यक्ति जिस पर आपको शक है कि उसने फॉरेन एक्सचेंज लॉ यानी कि फैमा को कॉन्ट्रावीन किया है, उसकी जो प्रोविजंस है उसके खिलाफ जाके काम किया है, कानून तोड़ा है, उस मामले में ईडी को ये पावर है यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये पावर है कि वो इन्वेस्टिगेट करे। चलिए, अब सवाल ये उठता है कि भाई किस तरह के ऑफेंसेस किए जा सकते हैं इसमें। देखिए, इसमें बेसिकली यही है कि भाई कोई भी देश है वो ये चाहता है कि हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका भंडार बढ़ता रहे, और अगर कोई भारतीय नागरिक यहां से पैसा बाहर भेजना भी चाहता है तो ऐसा नहीं है कि किसी की 100 करोड़ रुपए की संपत्ति यहां है तो 100 करोड़ रुपए एक ही दम वो बाहर भेज देगा, ऐसा नहीं अलाउ किया जा सकता। बिकॉज अगर ऐसे कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही उठकर खड़े हो गए कि अपनी सारी संपत्ति हम बाहर लेकर जा रहे हैं तो हमारा फॉरेन रिजर्व जो है, फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बर्डन में आ जाएगा, वो प्रेशर में आ जाएगा। ऐसे में हमने क्या किया हुआ है, हमने यहाँ पर कुछ लिमिट्स लगाई हुई हैं कि आप इतना ही पैसा कैपिटल के फॉर्म में बाहर ले जा सकते हो, क्योंकि यहां से आप रुपया लेके जा रहे हो लेकिन रुपया तो बाहर वाले देशों में काम नहीं आता, तो बेसिकली आप यहां पर डॉलर खरीद कर वो लेके जा रहे हो, हमारे ही अकाउंट से डॉलर कम हो रहा है। सो हम अगर उस लिमिट से ज्यादा डॉलर लेकर जाते हैं तो हम इस एक्ट को यहां पर कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। इसी तरह से हमने यहां से सामान भेजा था, इंडियन गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है कि भाई आप यहां से सामान एक्सपोर्ट करो, बदले में इंडियन गवर्नमेंट को भी पता है कि क्या आएगा, डॉलर आएगा, लेकिन आपने क्या किया, बड़े स्मार्टली यहां से सामान तो भेजना शुरू किया और सामान भेजते रहे लेकिन डॉलर कभी मंगाया ही नहीं। सो ऐसे में क्या होता है कि यहां पर इस एक्ट को कॉन्ट्रावीन कर रहे हो। सो अलग अलग चीजें हैं यहां पर, अलग अलग तरीके से यहां पर पोजेशन ऑफ ह्यूज फॉरेन करेंसी इन ह्यूज अमाउंट। सो यहां पर यह भी है कि आप ज्यादा अमाउंट में फॉरेन करेंसी नहीं रख सकते, अगर आपने रखी हुई है तो वो भी कंट्रावेंशन है। सो ये सभी जो है एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं। PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एक ऐसा एक्ट, जैसे कि हमने कहा, कि जो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकता है, ब्लैक मनी को व्हाइट करने का, मनी लॉन्ड्रिंग का जो तरीका है उसे रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। एंड ये एक क्रिमिनल लॉ है। उसमें हमने कहा कि जो PMLA है इसमें ईडी को ये पावर दी गई है कि वो ऐसी प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर सकती है जो कि ब्लैक मनी से या लॉन्डर्ड मनी से खरीदी गई हो या मनी से पाई गई हो। इसी में यहां पर ईडी हैज बीन गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एनफोर्स provisions by conducting investigation to trace the assets derived from the proceeds of crime. So अगर कोई ऐसा असेट है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग से बनाया गया है तो वो उसको भी इन्वेस्टिगेट करने की पावर यहाँ पर ईडी के पास दी गई है। टू प्रोविजनली अटैच दी प्रॉपर्टी को अटैच भी कर सकती है ईडी एंड एंश्योर प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर्स। चलिए, एक और एक्ट जिसकी हमने बात की थी, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। हमने अभी देखा कि अनेकों ऐसे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, यहाँ पर वो पैसे का गबन करते हैं, सरकारी बैंकों से पैसा लिया, पैसा लेकर यहाँ से विदेशों में भेज दिया और फिर खुद भी यहाँ से रफू चक्कर हो गए। ऐसे लोगों ने ऑफेंस किया, चीटिंग की, बेसिकली बैंकों के साथ चीटिंग की उन्होंने, लेंडर्स के साथ, इन्हें इकोनॉमिक ऑफेंडर्स कहते हैं। इकोनॉमिक ऑफेंडर्स को रोकना बहुत जरूरी हो जाता है, अदरवाइज हमारी देश की इकोनॉमी में किसी का, चाहे वो बाहर के इन्वेस्टर्स हों या फिर हमारे अंदरूनी इन्वेस्टर्स हों, किसी का भरोसा नहीं रहेगा। बैंकों पर किसी का भरोसा नहीं रहेगा, क्योंकि आप सोचोगे कि आज हम बैंक में पैसा डालेंगे, कल को कोई बैंक को 10,000 20,000 करोड़ का चूना लगाकर फुर हो जाएगा, हमारा पैसा खत्म, बैंक फेल। सो इसलिए इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो है उनको रोकना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में कुछ लोग क्या करते हैं, यहां पर चीटिंग किया, बाहर जाते हैं भागकर, और यहां से क्योंकि विदेश चले गए, हमारी लीगल सीमा से बाहर चले गए, हम उन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते, और इस वजह से ये उन्होंने एक नया रूट ढूंढ लिया बचने का। उसे रोकने के लिए हम ये एक एक्ट लेकर आए 2018 में, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ऑफ 2018। इसमें हमने क्या किया कि भाई तुम भागो, कोई बात नहीं, हम तुम्हारी प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर पड़ी हैं उन्हें यहाँ पर क्या करेंगे, अटैच करेंगे। सो बेसिकली इनेक्टेड टू डेटर द इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फ्रॉम इन्वेडिंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। यहाँ पर क्या है, जो डायरेक्टरेट है, जो ईडी है, दैट इज मैंडेटेड टू अटैच द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम इंडिया। सो उनकी जो इकोनॉमिक जो ऑफेंडर्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम यहाँ पर अटैच कर लेते हैं। एंड ऐसा कई बार पाया भी गया है कि हमने उनकी इकोनॉमिक जो ऑफेंडर्स हैं उनकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया। देखिए,
फेरा जो था 1973 का एक्ट था, उसे हमने यहाँ पर रिपील करके फैमा लाया, लेकिन जो मामले उसके तहत पहले चल रहे थे उन्हें भी डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार यहाँ पर ईडी के पास मिला था। इसी तरह से कॉफेपोसा भी एक पुराना एक्ट है, उसमें भी कुछ मामलों को डिस्पोज ऑफ करने का अधिकार ईडी के पास मिला हुआ है, लेकिन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब बात आती है कि ईडी के ऊपर बार बार ये जो ब्लेम्स लगते रहते हैं उसका क्या। देखिए, हमने अभी देखा कि एक पॉलिटिकल लीडर को बुलाया गया ईडी के ऑफिस में, इन्वेस्टिगेशन चली, उसके बाद देश भर में अलग अलग जगह पर लोगों ने दंगा कहेंगे या प्रोटेस्ट कहेंगे, प्रोटेस्ट कह दो आप, ठीक है, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब ये आरोप लगता है ईडी के ऊपर, पहले सीबीआई के ऊपर भी बहुत सारा ये आरोप लगा था, अब ईडी के ऊपर ये आरोप लगता है। आरोप ये है कि भाई ईडी जो है वो सरकार के हाथ की कठपुतली बन गई है, सरकार इसे मिसयूज करती है। पॉलिटिकल आरोप है, आप ये कह सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ईडी के काम से प्रॉब्लम है तो बेटर वे इज टू गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट या जो भी ज्यूरिसडिक्शन आती है वहां पर आपको जाना चाहिए, कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अगर ईडी गलत होगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जहां पर भी आप जाएंगे वो वहां पर तय किया जाएगा। सिर्फ आरोप लगाने के बेसिस पर मैं यहां पर नहीं कह दूंगा कि ईडी का मिसयूज हो रहा है या उसका नहीं हो रहा है मिसयूज। बट यस, एक चीज और मैं यहां पर जरूर मेंशन कर दूं, वो ये कि आप जब इनकी वेबसाइट पे जाते हो वहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि हमारी कोर वैल्यूज क्या हैं। सो उनकी कोर वैल्यूज में मैंने पढ़ा इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या है? इट इज, कहता है जी, इट इज आवर कोर रिक्वायरमेंट डिस्प्लेड बाय द साउंडनेस ऑफ मॉरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड सिंसेरिटी। दूसरा इन्होंने कहा जी अकाउंटेबल हैं हम। तीसरा इन्होंने कहा हमारी कमिटमेंट है, कमिटमेंट मींस डेडिकेशन। और उसके बाद ये कहते हैं जी हम एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरी है इम्पार्शियलिटी। कहते हैं जी हम फेयर हैं और हम रीजनेबली इन्वेस्टिगेट करते हैं, किसी के साथ यहाँ पर पार्शियलिटी नहीं करते हैं। और कहते हैं जी हम परस्यू और रिवील करते हैं किसको? ट्रुथ को, यानी कि सच्चाई को। बस इतनी सी बात है कि हम उम्मीद करते हैं कि जो एजेंसी है, चाहे वो ईडी है या फिर बाकी गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, वो अपने कोर प्रिंसिपल्स पर ही चल रही होंगी। ये उम्मीद हम लेकर चलते हैं। आपके क्या विचार हैं इस पूरे मुद्दे पर? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे दोस्तों। टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।